नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं गुप्त शासनकाल और उसके बाद के शासनकाल के बारे में। ठीक है, तो देखिए गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश 2075 से 550 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इस वंश की स्थापना 2075 में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। लेकिन जो गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ वह था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 335 तक शासन किया था। और यह इतना इस महत्वपूर्ण शासक था कि इसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि इसने धारण की थी। गुप्त संवत भी इसी ने स्टार्ट किया था। गुप्त संवत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही शुरू किया था और 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है जो जिस पर एक अभिलेख खुदा है और वह समुद्रगुप्त के बारे में पता बताता है। चंद्रगुप्त के बाद आया समुद्रगुप्त, उसके बारे में बताता है। और इसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त का एक कवि था हरिसेन, उसने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जिसे कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इसी में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त भी बहुत ही महान शासक रहा है। गुप्त शासक में उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण सांची और वाकाटक के अभिलेखों से मिलता है। इसमें उसके अन्य नाम कौन कौन से मिलते हैं? देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था और वह पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दिल्ली में मेहरौली नामक एक स्थान से मेहरौली का लौह स्तंभ मिला है, उसमें लेख मिला है जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप ही है। ठीक है, उस पर एक लेख मिला, उस पर इसके वर्णन मिला है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। जो उसके बाद आता है गुप्त सम्राट। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, उसे शक विजेता भी कहा जाता है। शक विजेता, क्योंकि यह शकों को हराया था उसने, और शकों को हराने के कारण इसको शकारी भी कहते हैं। शकारी, उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए जिसको गुप्त काल में रूपयक यानी कि रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। और इनके समय में कुछ नवरत्न रहे हैं। इन नवरत्नों में महाकवि कालिदास थे। साथ ही एक बहुत ही महान चिकित्सक हुए धन्वंतरी, वो भी थे। खगोल विज्ञानी थे वराह मिहिर। कोशकार थे अमर सिंह। वास्तुकार थे शंकु। और रत्न फलित ज्योतिषी थे छपणक। और व्याकरणज्ञ थे वर रुचि। और जादूगर थे वेताल भट्ट। और नवे रत्न थे घटक पर्व, जो महान कूटनीतिज्ञ थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद आया कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। इसके समय में गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 18 है। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त क्रमादित्य, जो लगभग 455 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इसके समय में स्वर्ण सिक्के चलाए गए। स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति बनाया गया। साथ ही पृष्ठभाग पे पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी जी के साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों पर गरुड़ ध्वज की उपाधि है। ठीक है, ये सब इसके समय में चलाए गए। हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में हुआ। ये भी कई बार पूछता है, हुड़ों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। उसके बाद से जो कि स्कंदगुप्त के हाथों बहुत बुरी तरह से पराजित भी हुए। गुप्त काल में बंगाल में एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार होता था। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के भी साथ व्यापार होता था।
ये बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था, ताम्रलिप्ति ये भी पूछता है। प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, गुप्त काल में जो अर्थव्यवस्था थी, वो श्रेणियों में भी, उसमें श्रेणियों का विशेष महत्व था। श्रेणी क्या थे? ये संगठन था एक व्यापारियों का, और उनके व्यापार को अच्छी तरह से संचालित किया जाता था श्रेणियों द्वारा। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, और श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानक और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपना नियम स्वयं बनाती थीं। ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था, और गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे आपका ताम्रलिप्ति, भृगुकक्ष, आरिकमेडु। भृगुकक्ष भड़ोच के सूरत भड़ोच के पास था। आरिकमेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबेरिकम, ये कुछ स्थान थे। देखिए, जो गुप्त काल में आयुर्वेद और चिकित्सा थी, इस क्षेत्र में भी बहुत ही उन्नति हमको दिखती है। चरक और सुश्रुत इस काल में मिलते हैं। गुप्त काल में सुश्रुत संहिता में चिकित्सक के ज्ञान और कार्यकुशलता का वर्णन किया गया है। साथ ही धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में थे, जो आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित माने जाते हैं। भास्कराचार्य खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये सब लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की गई, जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित है। 5वीं शताब्दी तक त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सब का भी सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। साथ ही आर्यभट्टीय में सूर्य सिद्धांत का भी मतलब वर्णन मिलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त के समय में 6 प्रकार की हमें मुद्राएं मिलती हैं: गरुड़, धनुर्धारी, परस्व, अश्वमेघ, व्याघ्र, हनन और वीणा वादन टाइप के प्रकार के। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान ने बताया है कि दैनिक क्रय विक्रय में लोग कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। जो चांदी के सिक्के थे वो रूपक कहलाए, और जो स्वर्ण सिक्के थे वह दीनार कहलाते थे। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम ये सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य के, अब आइए देखते हैं कि हम गुप्त साम्राज्य के पतन के आखिर कारण क्या रहे हैं, क्यों गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। पहला तो मुख्य कारण ये रहा कि हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तर परवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये सब कुछ कारण रहे हैं। देखिए, गुप्त काल के जो नगर थे वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगे थे, और सब जो गंगा घाटी में संपूर्ण शहर जो थे पहले से ही अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, और अधिकांश गुप्त काल में या तो त्याग दिया, और या तो वहां पे विघटन हो गया आवासों का। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन चुका था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर, कुम्हार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस समय ह्रास ही के प्रमाण इस समय मिलते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उसका पतन होने लगा। हाँ, गुप्त काल में कला और साहित्य की बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी, और इसी के आधार पर हम प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कह सकते हैं गुप्त काल को। अजंता की गुफाएं मिलती हैं गुप्तकालीन, जिसमें 16वीं 17वीं गुफा विहार और 19वीं चैत्य गुफा है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान। गुप्त काल में जो लोग अपनी भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, जो सामान्यतः षष्टांश होता था। षष्टांश उपज का 6वां भाग, 1/6वां। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। ठीक है। रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। इस समय रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग। गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम की रचना भी गुप्त काल की है, और यह उसके नगर जीवन के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करती है। गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासन काल के विपरीत गुप्त शासन काल में ये लोग दैवी उत्पत्ति में विश्वास रखते थे। ठीक। गुप्त प्रशासन जो था उसका जो
स्वरूप था वो केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। ठीक है, जो ये राजा था वो अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। जगह जगह प्रांतीय और सामंत शासक थे अपने अपने क्षेत्र में। तो इस तरह से विकेंद्रीकरण था, आप कह सकते हैं, सत्ता का। शतरंज का खेल गुप्त काल के ही दौरान भारत में स्टार्ट हुआ था। उस समय उसे चतुरंग कहा जाता था। भारत से यह ईरान और उसके बाद में यूरोप में पहुंचा। इसी तरह देखिए, जो महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन है वो भी इसी समय उन्होंने प्रतिपादन किया था, जिसमें यह माना गया कि पुनर्जन्म और आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। महर्षि पतंजलि का योग व दर्शन भी इसी समय स्थापित होता है। और नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन भी इसी समय मिलता है। चार्वाक दर्शन, ये सब इसी समय के सिद्धांत हैं। कर्म का सिद्धांत, मीमांसा दर्शन, जैमिनी के ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया। ये सारी चीजें गुप्त काल में ही आपको देखने को मिलती हैं। वेदों को भी मान्यता मिलने लगी। वेदांत दर्शन भी इसी समय प्रस्तुत हुआ। पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंश था या सोमवंश, क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक था। एक सूर्यवंश, एक अग्निवंश और एक चंद्रवंश। ये 3 मूल माने गए हैं पुराणों में। ठीक है, इसके बाद से देखिए आता है, जब क्या कहते हैं, गुप्त काल के बाद जो गुप्त परवर्ती शासक आए, उनके बारे में सबसे पहले अग्निकुल के जो राजपूत हैं उसमें प्रतिहार वंश, ये बहुत ही फेमस रहा। प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश इसको जाना जाता है इस नाम से। इसका प्रमुख शासक था पुलकेशन द्वितीय, जिसका उल्लेख ऐहोल लेख में हुआ है। ऐहोल लेख में पुलकेशन द्वितीय का, इसको एक म्लेच्छ शासक भी लोगों ने कहा है। उसके बाद से आया राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासन की स्थापना की। उसके बाद आता है आपका मौखारी वंश। उसके बाद आता है आपका मौखारी वंश। तो जो मौखारी वंश था ये भी कुछ समय तक चला। ये एक्चुअली गुप्त लोगों के सामंत थे ये। उसके बाद हर्ष का शासनकाल आता है, हर्षवर्धन, और इसकी विस्तृत सूचना मिलती है बाणभट्ट के हर्षचरित से। ठीक है, और कुछ सूचना मिलती है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई रास तरंगिणी से। कन्नौज के सिंहासन पर हर्ष बैठा और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हर्ष जो था वो बहुत ही धर्मों को क्या कहते हैं, उत्थान करने वाला था, शासक था, धार्मिक शासक था काफी। और इसके विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिम सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। और इधर पुलकेशन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसे स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हुआ। फलतः नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ और पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को इसमें पराजित कर दिया। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो घटना घटी वो ये थी कि चीनी यात्री वेनसांग उस समय भारत आया था और उसने एक ग्रंथ लिखा सी यू की, जिसमें उसने हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वेनसांग ने बताया कि वेनसांग ने बताया उस समय सड़कों का आवागमन जो था वह सुरक्षित नहीं था। अपराध और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षा ली जाती थी। व्यापारिक मार्ग, घाट, बिक्री की वस्तुओं पर भी कर लगता था। राजा को पर्याप्त उससे धन प्राप्त होता था। ये सारी चीजें वेनसांग ने बताया है। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा गया है। ठीक है, वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय भी गया था और वहां उस समय उसका कुलपति था शीलभद्र। वेनसांग के अनुसार मथुरा जो था उस समय सूती वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो ये सब वेनसांग ने बताया। और हर्ष की मृत्यु के बाद फिर कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का केंद्र बन गया और इसीलिए कन्नौज को महोदया या जयश्री आदि नामों से उसको अभिव्यक्त किया गया। तो इस तरह से 3 शक्तियां आई, पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और इनके बीच फिर त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया और अंततः में प्रतिहार सफल हुए इस संघर्ष में। और इधर एक और चीनी यात्री इत्सिंग आया 671 से 672 में, वह भी आया
और वह दक्षिणी समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आया और उसके बाद सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। ठीक है, तो ये था इत्सिंग। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग भी आया। फिर जो नालंदा विश्वविद्यालय था, बख्तियार खिलजी के अधीन आक्रमणकारियों के द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी आए 1193 में और उस समय इसको नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई। विक्रमशिला में जो बौद्ध विश्वविद्यालय उसकी स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई। तो ये सब कुछ गुप्त काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल की जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।